नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश में इस वक्त एक मंदिर मस्जिद के मुद्दे खूब गर्म हैं। अभी तक आपने देखा कि देश में लाउड स्पीकर पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा पाठ पर जमकर विवाद हुआ। जैसे ही धर्म का लाउड स्पीकर धीमा पड़ा तो अब ऐतिहासिक इमारतों में मंदिरों की खोज शुरू हो गई है। और आज तो कुतुब मीनार के परिसर में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ कर डाला। इतना ही नहीं, दिल्ली के ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार का नाम बदलने को लेकर भी हिंदू संगठनों ने विरोध किया है। इनकी मांग है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। हिंदू संगठनों का दावा है कि मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई और इस मुद्दे को अब वो बड़े स्तर पर उठाएंगे। पीएम मोदी से भी इसके लिए गुहार लगाएंगे। अब कुतुब मीनार का नाम बदलने की मांग क्यों हो रही है? क्यों कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया? क्या जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाई गई? क्यों कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाने की मांग हो रही है? क्या है कुतुब मीनार से मंदिरों के कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी? देश में लगातार हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के मुद्दे गरमा रहे हैं। एक मुद्दा खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद 3 विश्व धरोहरों में से एक कुतुब मीनार को लेकर हिंदू संगठन हंगामा काट रहे हैं और कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे हैं। वो कुतुब मीनार जिसे 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, 73 मीटर ऊंची जो कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट मीनार है। वो कुतुब मीनार जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। अब उस कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग उठ रही है। कुतुब मीनार परिसर में आधा दर्जन से ज्यादा अन्य छोटे स्मारक हैं, जिनमें मस्जिद, मकबरे और स्तंभ मौजूद हैं। आज हम आपको कुतुब मीनार और उस पर छिड़े विवाद की इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि क्यों हिंदू संगठन कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग कर रहे हैं। तो सुनिए, हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जय भगवान गोयल दावा करते हैं कि कुतुब मीनार को 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया। परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए और हिंदुओं को परिसर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। और इसके बाद मंगलवार यानी 10 मई को महाकाल मानव सेना के बैनर तले कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है। जय श्री राम के नारे लगते हैं और बैनर में लिखा जाता है कि कुतुब मीनार नहीं, विष्णु स्तंभ चलो, विष्णु स्तंभ। बैनर पर यह भी लिखा है कि इतिहास साक्षी है, कुतुब मीनार वास्तव में विष्णु स्तंभ है। एक और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट और एक और मांग अब ये है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ कर देना चाहिए। ये मांग क्यों आई है, कहां से आई है और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने हम यहाँ उन लोगों से बातचीत करने आए हैं जो कुतुब मीनार से लगभग 500 मीटर दूर ये मांग लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों की मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग ये है कि ये जो कुतुब मीनार है उसे विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। ये सनातनियों की धरोहर है और वो धरोहर हम वापस मांग रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है। मुगलों ने जो हमसे छीना था उसे पुनः हम वापस मांग कर रहे हैं और विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाए, यही हमारी मांग है। आज हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री को विज्ञप्ति देने वाले हैं, जो कि हमारी मांग रहेगी कि पुनः विष्णु स्तंभ इसे घोषित किया जाए। मांग वही है जो सनातन ये देश था सनातनियों का और ये बन के रहेगा, वही मांग है। एक ये महरौली का विष्णु स्तंभ के नाम से वो नहीं, मैं तमाम इस देश के बाहर की जो भी वो हैं
उन सभी इमारतों के साथ जिनके साथ छेड़छाड़ की गई है, चाहे वो किसी भी शासक द्वारा की गई है, मगर उल्लेख जो है वो सनातनियों का था, सनातनियों का देश है, तो ये समझ तो ही होना है। मांग ये है इस समय कि न सिर्फ कुतुब मीनार बल्कि जितने भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका नाम मुगलों ने रखा था, उन सभी का नाम बदलकर सनातन धर्म के हिसाब से उनका नाम रखना चाहिए। इस समय जो धरना प्रदर्शन आपको दिख रहा है, जो झंडे आपको दिख रहे हैं, इन सभी की मांग फिलहाल तो यही है कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर उसको विष्णु स्तंभ कर दिया जाए, क्योंकि सनातन धर्म के हिसाब से ये कुतुब मीनार नहीं, ये विष्णु स्तंभ है। हिंदू संगठनों का ये भी कहना है कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में रखी मूर्तियों की पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। बताया जाता है कि कुव्वत इस्लाम मस्जिद में तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान विष्णु, गणेश जी, शिव गौरी, सूर्य देवता समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं और इनमें से ज्यादातर मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। मस्जिद के बाहर लगे ASI के बोर्ड पर भी लिखा है कि ये मस्जिद 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके अवशेषों से बनाई गई है। इसको लेकर साकेत कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। याचिकाकर्ता ने मस्जिद परिसर में मौजूद मूर्तियों और ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए वहां हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और भगवान विष्णु को इस मामले में याचिकाकर्ता बनाया गया था। हम आपको बता दें कि नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तरुण विजय ने संस्कृति मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। 25 मार्च को लिखे इस पत्र में उन्होंने कहा था, ये बहुत शर्मनाक बात है कि मस्जिद परिसर के अंदर भगवान गणेश जी की मूर्तियां बेहद अपमानजनक स्थिति में रखी हैं। एक मूर्ति ऐसी जगह है जहां लोगों के पैर लगते हैं, वहीं दूसरी जाली में बंद है। उन्हें वहां से हटाकर नेशनल म्यूजियम जैसी दूसरी जगहों पर रखा जा सकता है। जो अंदर विष्णु स्तंभ है उसको विष्णु स्तंभ घोषित किया जाए। उसके अंदर जो निजी मूर्तियां दबी हुई है उन मूर्तियों को निकाला जाए। जो अंदर खंडित मूर्तियां हैं उन मूर्तियों को भी विधिवत रूप से हिंदू मूर्तियों को स्थापित किया जाए। जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है साई जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया, ये कुतुब मीनार नहीं है। इतिहास में बच्चों को गलत पढ़ाया जा रहा है। ये विक्रमादित्य ने इसका निर्माण किया था, विष्णु स्तंभ के नाम से इसकी घोषणा की जाए। और अब हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के लोग कुतुब मीनार परिसर में न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे, बल्कि कुतुब मीनार का नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग भी करने लगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने किसी तरह से उन्हें वहां से हटाया और उन्हें बस में भर कर ले गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ करने आए लोगों को पुलिस ले जा रही है। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के नाम पे लोग कुतुब मीनार के बाहर आके हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया और इन लोगों को डिटेन भी कर लिया गया। जो हम सुनने में आ रहा है कि इन लोगों का ये मांग था कि जो कुतुब मीनार है उसका नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए, क्योंकि कई ऐसे मंदिर इस प्रेमिस में थे, उनका ये मानना है जिनको तोड़ में मुगलों के टाइम पे ये कुतुब मीनार बनाया गया, और इसी मांग के कारण उनका ये कहना है कि कुतुब मीनार का नाम बदल के विष्णु स्तंभ कर दिया जाए और उन लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ या तो कुतुब मीनार के अंदर या तो आप जो पार्क देख रहे हैं उसके अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करने दिया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी लोगों को डिटेन कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कैसे जो सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है वो अभी भी दिल्ली पुलिस की जो फोर्सेज है वो बैरिकेडिंग के साथ मौजूद है। हम आपको बता दें कि जिस कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में मूर्तियों की बात कही जा रही है वो ठीक कुतुब मीनार के बगल में है। इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसे कुतुब परिसर में पहली इमारत माना जाता है। ये भारत में निर्मित पहली तुर्क मस्जिद है। दिल्ली में श्रेया चैटर्जी और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। पूरी लिस्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। आपने देखा कैसे इमारतों पर दावेदारी ठोकी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी सड़कें हैं जिनके नाम बदलने पर अब चर्चा हो रही है और ये मांग कर दी है बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष ने। जी हां, अब तक नाम जिसका तुगलक रोड था, मांग उठी है गुरु गोविंद सिंह मार्ग उसका नाम कर दिया जाए। अगला दिखाइए। अब तक नाम जिसका अकबर रोड है, मांग हो गई है कि उसे महाराणा प्रताप मार्ग नाम बदलकर उसका रख दिया जाए। अगली सड़क, अब तक नाम बाबर लेन है, खुदीराम बोस लेन उसका नाम कर दिया जाए। यानी सड़कों के नामों के परिवर्तन की कवायद शुरू हो गई। हुमायूं रोड बन जाए महर्षि वाल्मीकि रोड, और इसी के साथ शाहजहां रोड पर मांग उठी है कि बिपिन रावत मार्ग बन जाए। और ये मांग की है दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने। आइए आपको सुनाते हैं उनसे खास बातचीत।
आज हमने जो पत्र लिखा है उसमें हमने मांग की कि औरंगजेब रोड, जिसका नाम पहले से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रख दिया गया है, औरंगजेब लेन जो बची हुई है उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन होना चाहिए। जो अकबर रोड है वो महाराणा प्रताप जी के नाम होना चाहिए, क्योंकि अकबर हमारे देश के लिए कभी आइडियल नहीं हो सकते। हमारे देश की जनरेशन के लिए जो आदर्श है वो महाराणा प्रताप है। ऐसे ही हमने हुमायूं रोड का नाम और तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह रोड, हुमायूं रोड का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि रोड और खुदीराम बोस रोड बदलकर, ऐसे करके हमने एक महर्षि वाल्मीकि, खुदीराम बोस और जिन्होंने हमारे जो अभी जनरल हुए बिपिन रावत, उनके नाम पर भी एक सड़क का नाम इस लुटियन जोन के अंदर रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां और ये जनरेशन भारत को भारत के वीरों से जाने, ना कि विदेशी आक्रांताओं से जाने। आपने कुतुब मीनार को लेकर विष्णु स्तंभ की थ्योरी पर हुए विवाद को देखा। अब आपको एक और विवाद के बारे में जरा बताते हैं, जो आगरा के ताजमहल से जुड़ा हुआ है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक अहम याचिका पर सुनवाई होनी थी। अहम इसलिए क्योंकि कोर्ट में यह अर्जी डाली गई है कि ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों में मंदिर का रहस्य दफन है। यानी कोर्ट को भविष्य में तय करना है कि ताजमहल एक मकबरा है या फिर मंदिर। आज वकीलों की हड़ताल को लेकर सुनवाई टल गई, लेकिन जल्द नई तारीख पर सुनवाई होगी। अब सवाल है कि ताजमहल में 22 तालों में बंद मंदिर का कोई राज मौजूद है या फिर ये सिर्फ कोरी कल्पना है। आज तक संवाददाता वरुण सिन्हा ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है, ताकि ताजमहल को लेकर किए जा रहे दावों में कितनी हकीकत और कितना फसाना आपको पता चल सके। देखिए। ताजमहल या तेजो महल है, सच क्या है? ताजमहल निर्माण की तारीख पर विवाद क्यों? क्या शाहजहां ने नहीं बनवाया था ताजमहल? क्या 22 तालों में बंद है शिव मंदिर का रहस्य? ताजमहल में 22 कमरे, कितनी हकीकत, कितना फसाना? ताजमहल को लेकर आज तक आपने जो पढ़ा है, जो सुना है और जो देखा है, अब उसके इतिहास को नए तरीके से लिखने की तैयारी की जा रही है। मामला कोर्ट पहुंच चुका है। दावा तो यही है कि आगरा का ताजमहल ही गुजरे जमाने का तेजो महालय है, यानी एक शिव मंदिर। ताजमहल पर तकरार की पूरी खबर आपको बताएं, उससे पहले ताजमहल पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी एलन मस्क की ताजा टिप्पणी बहुत गौर से सुनिए। ये आश्चर्यजनक है। मैंने 2007 में दौरा किया और ताजमहल भी देखा, जो वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है। दुनिया जिस ताज को अजूबा मानती है, अब उसी अजूबे के अतीत को नए सिरे से खोजा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये ताजमहल को लेकर ताजा विवाद से जुड़ी 5 बड़ी बातों से आपको समझ में आएगा। बड़ी बात नंबर 1, ताजमहल में शिव मंदिर के प्रमाण होने का दावा। बड़ी बात नंबर 2, ताजमहल में 22 कमरों में मूर्तियां होने की थियरी। बड़ी बात नंबर 3, 22 बंद कमरों को खुलवाने के लिए कोर्ट में अर्जी। बड़ी बात नंबर 4, ताजमहल की नक्काशी में सर्प के चिन्ह मौजूद हैं। बड़ी बात नंबर 5, ताजमहल में 108 कलश और कमल की आकृतियां। इस वक्त ताजमहल से जुड़े नए दावे को लेकर लोगों में यही जिज्ञासा है कि आखिर 22 कमरे हैं कहां? अगर हैं तो बंद क्यों हैं? इन सवालों के जवाब का एक पक्ष आगरा के इतिहासकार राजकिशोर शर्मा और लोकल गाइड ब्रजेश ने हमें बताया।
हम लोग फिलहाल ताजमहल के अंदर हैं और जिस जगह में बैठा हूं वहीं से अंदर जाने का रास्ता है 22 कमरों के बारे में, जिसके बारे में लगातार फिलहाल चर्चा हो रही है, जिसको खोलने की कवायद करने की बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर वो खुलते हैं तो बहुत सारे पहलू लोगों के सामने आएंगे। ब्रिजेश जी मेरे साथ हैं जो 15 साल से यहाँ पर गाइड हैं, लगातार जानकारी देते हैं और ताजमहल का कोई ऐसा कोना होगा जो इन्होंने नहीं देखा होगा मेरे हिसाब से, केवल उन 22 कमरों के अलावा। सही कहा मैंने? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ एज ए टूर गाइड का सर। बाकी नीचे वाला बेसमेंट तो सर नहीं दिखाया हमको सर, जो ऊपर हम डीपली सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं टूरिस्ट को सर, प्लेस टू प्लेस के बारे में सर। तो जहाँ हम लोग बैठे हैं यही वो रास्ता है जाने का अंदर? हाँ, मतलब सर जाने का रास्ता यही है अंदर, जहाँ मतलब विवाद चल रहा है सर जी। अंडरग्राउंड रूम्स बने हुए सर जी, जिसके समय विवाद हो रहा है सर। तो जाने का रास्ता ये है। हाँ, और जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे ठीक काफी डीप जाके हैं सर, 22 रूम्स जिसका विवाद इस समय चल रहा है सर। अच्छा, इन 22 रूम के कुछ लोग कहते हैं कि 22 रूम आपस में जुड़े हुए हैं अंदर ही अंदर, और कुछ लोग कहते हैं कि हर रूम का रास्ता अलग है, तो क्या इसके बारे में कुछ जानकारी है? सर इसकी बात में ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ ये है जो रूम्स बने 22 सबके अलग अलग रास्ते हैं, सबके दरवाजे अलग अलग हैं। ये नहीं है कि वो 22 के 22 एक हॉल टाइप के हैं, वो 22 के 22 रूम में अलग अलग दरवाजे, अलग अलग रास्ता जाने का है। ताजमहल के पीछे जमुना के किनारे 2 जीने बने हुए हैं जिनसे नीचे उतरा जा सकता है और जमुना तक पहुंचा जा सकता है। नीचे जो 22 कमरे हैं उन तक पहुंचा जा सकता है। इसके ऊपर 40-45 साल पहले ब्रिटिश ASI ने वहाँ पे जाल लगवा दिया, अब उसमें नीचे नहीं जा सकते। 40-45 साल पहले उसमें नीचे सीढ़ियों पर उतरा जा सकता था, लेकिन नीचे जाके वो 22 कमरों वाला भाग फिर भी बंद था, तो सीढ़ियों पर तो उतर के हमने नीचे 40-45 साल पहले देखा। इस समय नीचे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और ताजमहल के पीछे जमुना की साइड में 2 दरवाजे थे। जब शाहजहां की मृत्यु हुई थी लाल किले में, तो उसकी डेड बॉडी नाव से लाई गई थी और उसी दरवाजे से भीतर पहुंचाया गया था। उसको उसी जीने से उसको लेकर ऊपर आया गया था, लेकिन उसको अब ईंटों से विभाग ने चुन दिया, अब उसको नहीं देखा जा सकता। इतिहासकार राजकिशोर शर्मा का दावा है कि 22 कमरे ताजमहल के पिछले हिस्से में हैं। वो कमरों तक तो नहीं गए, लेकिन उस सीढ़ी तक गए हैं जो 22 कमरों तक पहुंचाती है। 22 कमरों के रहस्य को लेकर इतिहासकार राजकिशोर शर्मा बताते हैं कि ताजमहल के नीचे बने 22 कमरों तक जाने के लिए पहले रास्ता था, लेकिन 45 साल पहले संरक्षण के लिए ASI ने रास्ता बंद कर दिया। सवाल यही है कि कमरों को बंद किया गया तो फिर आज तक खोला क्यों नहीं गया? ताजमहल को लेकर इतिहासकार राजकिशोर 3 बड़े दावे करते हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। दावा नंबर 1, ताजमहल के निर्माण की डेट पर सस्पेंस है। दावा नंबर 2, राजा जय सिंह ने ताजमहल की इमारत बनवाई। दावा नंबर 3, 4 इमारतों के बदले राजा जय सिंह ने शाहजहां को ताजमहल दिया। जय सिंह से ये बिल्डिंग उसने ली थी शाहजहां ने, और इसके बदले में उसको 4 बिल्डिंगें दी थी। उसका जो परपत्र था, जो उसका फरमान है, उसकी कॉपी मेरे पास है। ये फरमान है, फारसी में लिखा हुआ है, नीचे मुगल सम्राट की मोहर है इसके में, और ये इसका हिंदी अनुवाद है। इसमें लिखा है, इस प्रतिष्ठित आज्ञा पत्र द्वारा ज्ञात हो जो प्रसन्नता से अंकित है, जिसे प्राप्त हुआ है सम्मान प्रकाशित होने का तथा प्रतिष्ठा घोषणा की है। इसके अलावा जो मुख्य चीज है वो इसमें कहाँ लिखी है? मुख्य चीज ये है कि इसके बदले में ये 4 इमारतें दी जा रही हैं। इसमें लिखा है कि मुख्य चीजें राजा भवन भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूप सिंह बैरागी की हवेली, चांद सिंह सुपुत्र सूरज सिंह की हवेली इसके बदले में दी जा रही है। और ये मूल फरमान इस जगह सुरक्षित है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जगह, ये फरमान जो डॉक्यूमेंट है वो सुरक्षित रहेगा। दावे की माने तो शाहजहां ने मान सिंह के पोते राजा जय सिंह को ताजमहल के बदले में 4 इमारत दी थी। और तो और इसी दावे को लेकर इतिहासकार राजकिशोर एक और दस्तावेज दिखाते हैं। 1648 में बनकर तैयार हुआ और कुछ लोग कहते हैं सन 52 में तैयार हुआ। सन 52 में तो धौलपुर से वापस आते समय, आगरा आते समय जब औरंगजेब अपनी माँ का मकबरे को देखने गया था, तब उसने ताजमहल को देखा था, जहाँ अपनी माँ के मकबरे को देखा था, तो उसने पाया था कि दीवारों में सीलन आ रही है, छत छू रही है दीवारों का,
रंग रोगन खराब हो चुका है। तो उसने पिता को दिल्ली एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि इसकी हालत बहुत जर्जर हो रही है, इसका जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सन 48 में वो पैदा ताजमहल बन के तैयार हुआ था तो 4 साल में इतनी हालत खराब कैसे हो गई, और अगर सन 52 में ही बन के तैयार हुआ था तो तुरंत उसकी ये हालत कैसे हो गई। इससे पता लगता है कि वो एक पुरानी सी बिल्डिंग है जिसमें कि उसको दफनाया गया। दावा यही कि औरंगजेब ने अपने पिता को यही चिट्ठी लिखी थी जिसमें ताजमहल का जिक्र है। इस पत्र को भी देख लीजिए, इसका हिंदी वर्जन जो है ये पहले सीधे देखिएगा, उसके बाद इसका हिंदी वर्जन जो है ये फारसी में है। शहजादा औरंगजेब का शाहजहां के नाम पत्र इसमें लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। और इसका हिंदी अनुवाद अगर हम दिखाना चाहें तो ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है 8 सितंबर 1652। आलमगीरनामा में इस बात का जिक्र भी है। उस गुंबज के नीचे की तरफ वर्षा ऋतु में उत्तर की ओर 2 स्थानों पर पानी रिसता है, यानी कि ऊपर से कहीं से पानी टपक रहा है जिसकी मरम्मत करानी है। इसके अलावा 4 फाटकों की बात की गई है जिसकी मरम्मत करानी है, 4 छोटे गुंबदों की बात की गई है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो उस समय सही करवानी थी, जिसके बारे में औरंगजेब ने बादशाह को खत लिखा था। अगर ताजमहल की बिल्डिंग नहीं होती और शाहजहां ने बनवाया होता तो इस तरह की लापरवाही करने वाले लोगों को वो दंडित जरूर करता, परंतु ऐसा कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ताजमहल को लेकर जो जानकारी राजकिशोर ने दी उसी पर इतिहासकार अमित राय जैन मुहर लगाते हैं। इतिहास प्रेमी होने की वजह से मैंने उसके आर्किटेक्चर पे ध्यान दिया है। तो ताजमहल का जो ऊपर का हिस्सा है वो मुस्लिम आर्किटेक्चर है, निसंदेह है, उसमें कोई सवाल पैदा नहीं है। लेकिन जो निचली तरफ के हिस्से की अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो उसमें ये जरूर दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो भारत की प्राचीन और हिंदू आर्किटेक्चर स्थापत्य कला के जो नमूने हैं उसमें दिखते हैं। कहीं कहीं स्वास्तिक भी दिखते हैं, कहीं पुष्प दिखते हैं। अगर जब ताजमहल की तरफ एंट्री करते हैं तो राइट और लेफ्ट हैंड पे जो 2 बरामदे दिखते हैं, वहां पहले नक्कार खाना करके उन भवन के साइन बोर्ड लगे हुए थे, अभी हटा दिए गए हैं। अगर वहां कोई कब्रगाह होती, यानी कि आज तो कब्रगाह है, वहां पे मुमताज महल को दफनाया गया है, लेकिन अगर उस समय भी वहां कब्रगाह उससे पहले होती तो नक्कार खाने वाद्य यंत्र को रखते या वहां बजाने का कोई कारण नहीं था। ताजमहल को लेकर ताजे विवाद को आप देखें तो उसके तार इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज से जुड़ते हैं, यानी विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है। ताजमहल के साथ विवादों का जन्म बहुत पुराना है। कहा यह जाता है कि 1970 के दशक में ओक ने अपनी किताब द ट्रुथ ऑफ ताजमहल में जब ताजमहल का जिक्र किया तो उसके साथ कई सारे विवादों को भी जन्म दिया। उसमें कहा गया कि आखिर मकबरे के पास, किसी कब्रगाह के पास आखिर क्या वजह है कि मेहमान खाने की व्यवस्था की गई, यानी कि वो स्थान जहां पर मुगलों के मेहमान आकर रुक सकते थे। और साथ साथ ये भी कहा गया कि मकबरे के दूसरी तरफ आखिर क्या वजह थी कि शाही मस्जिद का निर्माण कार्य कराया गया, क्या शाही मस्जिद पहले से यहाँ पर थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो विवादों को जन्म देती थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि गौशाला यहाँ पर पहले से थी, आखिर कभी ऐसा देखा नहीं गया कि कब्रगाह के पास जो है वो गौशाला हो। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो विवादों को जन्म दे रहे थे, और आज 22 कमरों का राज जो खुलने की बात आती है उन्हीं विवादों के साथ जोड़कर लगातार लोग देख रहे हैं। ताजमहल पर इतिहासकारों के अपने अपने मत है, अपने अपने तर्क है। कुछ इतिहासकार ताजमहल में किसी तरह के मंदिर के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं, मंदिर की थ्योरी को भ्रमजाल बताते हैं, तो कुछ इतिहासकार ताजमहल के इतिहास से जुड़े पन्नों को हवाला देकर इसे हिंदू मंदिर से जोड़ते हैं। ताजमहल को तेजो महालय बताने वाले तर्क देते हैं कि अगर ताजमहल मकबरा है तो वहां संगीत क्यों बजाया जाता था, अगर ताजमहल मकबरा है तो वहां हिंदू मंदिर की तरह बिना जूते चप्पल पहने क्यों जाते हैं, अगर ताजमहल मकबरा है तो वहां हिंदू परंपरा से जुड़ी आकृतियां क्यों मौजूद हैं, कमल का फूल, 108 कलश, सर्प का चिन्ह क्यों अंकित है। तो क्या ताजमहल को लेकर गलत इतिहास सुनाया गया? महल के 22 बंद कमरों का राज 28 सालों से क्यों ताजमहल के 22 कमरे को खोलना मना है, क्या है कमरों का रहस्य, हम आपको बताएं। उससे पहले ताजमहल को लेकर याचिका में क्या कहा गया है आपको बताते हैं। हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है, ये सम्मान पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि कई सालों से एक विवाद चरम पर है जो ताजमहल या तदज महल
या तेजो महालय से संबंधित है। कुछ हिंदू गुट और प्रतिष्ठित संत इस स्मारक को पुराने शिव मंदिर के रूप में दावा कर रहे हैं, जो कई इतिहासकारों और तथ्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई इतिहासकार इसे मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल के रूप में मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि तेजो महालय या ताजमहल ज्योतिर्लिंग यानी उत्कृष्ट शिव मंदिरों में से एक प्रतीत होता है। कोर्ट में बीजेपी नेता डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से ताजमहल को तेजो महालय बताया गया है। अर्जी में दावा किया गया है, कई किताबों में यह है कि 1212 ईस्वी में राजा परमर्दी देव ने तेजो महालय मंदिर महल वर्तमान में ताजमहल का निर्माण किया था। मंदिर बाद में जयपुर के तत्कालीन महाराजा राजा मान सिंह को विरासत में मिला था। उनके बाद संपत्ति राजा जयसिंह द्वारा आयोजित और प्रबंधित किया गया था, लेकिन शाहजहां ने कब्जा कर लिया और बाद में इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के स्मारक का रूप दे दिया। तो क्या याचिका स्वीकार होती है और भविष्य में इन 22 कमरों को खोला जाता है, तो क्या इन कमरों से कोई ऐसा रहस्य निकलेगा जो चौंकाने वाला होगा, जो ताजमहल के अंदर मंदिर के रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं? ताजमहल के बारे में लंबे समय से विवाद चला है कि वो मंदिर है या मकबरा है। अब जो है लखनऊ हाई कोर्ट में याचिका हुई है, उसमें कहा गया है कि नीचे के 22 कमरे खुलवाए जाए। वास्तविकता ये है कि नीचे के 22 कमरे आज तक पब्लिकली कभी खोले नहीं गए। ये ऐसा ही उसे गुप्त रूप से खोलती है, देख रेख करती है और बंद कर देती है। वो कभी जन साधारण के सामने नहीं आता कि क्या खुला था, उसमें क्या था क्या नहीं था। अब जब अगर कोर्ट ने आदेश किया और वो कमरे खुले तो उसमें पता लग जाएगा। अगर भीतर कोई शिवलिंग मूर्ति वगैरह मिलती है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये पहले मंदिर रहा था जिसको शाहजहां ने जयसिंह से हड़प लिया था। और अगर ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिलता है तो ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले आपको ताजमहल के 22 कमरों से जुड़ी डिटेल बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल के मुख्य मकबरे और चवेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। ये वही 22 कमरे हैं जो आखिरी बार 1934 में खोले गए थे, यानी आजादी से पहले कमरों को खोला गया और आजादी के बाद से लेकर अब तक 22 कमरों को खोला नहीं गया। एक दावे के मुताबिक सभी 22 कमरे मुगल काल से बंद हैं। साल 1934 में भी इनको सिर्फ निरीक्षण के लिए खोला गया, लेकिन रिकॉर्ड में इसका जिक्र नहीं है। अब सवाल है कि 22 कमरों में ऐसा क्या है? कुछ हिंदू संगठन और इतिहासकार कमरों में हिंदू धर्म से जुड़े प्रमाण होने का दावा करते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ अफवाह करार देते हैं। हालांकि ताजमहल के मंदिर होने के दावे के पीछे है ओक थ्योरी। दरअसल ताजमहल या तेजो महालय का विवाद इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक की किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद शुरू हुआ था। अपनी किताब में ओक ने ताजमहल को लेकर कई दावे किए हैं। दावे के मुताबिक ताजमहल एक शिव मंदिर या राजपुताना महल था जिसे शाहजहां ने कब्जा कर एक मकबरे में बदल दिया। ओक लिखते हैं कि ताजमहल से हिंदू अलंकरण और चिन्ह हटा दिए गए। जिन कमरों में उन वस्तुओं और मूल मंदिर के शिवलिंग को छुपाया गया है उन्हें सील कर दिया गया। पी.एन. ओक ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। तर्क ये है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। वहीं संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं, उसके ऊपर 108 कलश आरूढ़ हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 संख्या को पवित्र माना जाता है। ऐसे ही कई तर्क ओक ने अपनी किताब में लिखे हैं। हाँ, वो सामने सही लिखा है। इस तरह के 3 नहीं होने चाहिए। एक तरफ मस्जिद बनी हुई है, दूसरी तरफ के मेहमान खाना कहते हैं, वो वास्तव में मेहमान खाना नहीं है। मेहमान खाना उसको इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज नव दंपतियों को हनीमून के लिए वो जगह अलॉट की जाती थी, इसलिए उसको अंग्रेजों के वक्त से उसको मेहमान खाना कहा जाने लगा। वैसे ताजमहल में इस तरह के और भी निर्माण है। जिस तरह ताजमहल में गौशाला है, गौशाले का एक मकबरे में कोई स्थान नहीं हो सकता। वहाँ पे नौबत खाने में संगीत बजाया जाता है। मकबरे में संगीत बजाने का कोई प्रावधान नहीं है। वो तो एक गम का स्थान है, वहाँ पे संगीत क्यों बजेगा? इस तरह की इमारतें बताती हैं कि वो निर्माण मकबरे के रूप में नहीं है। इसके अलावा उसमें मुख्य द्वार के ऊपर कमल का फूल बना हुआ है। जब मुख्य बिल्डिंग में घुसते हैं सामने कमल का फूल बना हुआ है। इससे ये लगता है कि कमल फूल तो हिंदुओं में लक्ष्मी जी का से जुड़ा हुआ है, वो वहाँ क्यों बनेगा? तो इसके चारों लाल पत्थर पर जो नक्काशी हुई है बाउंड्री पर ताजमहल की, उस पर सर्पों की आकृति बनी हुई है सैकड़ों की संख्या में।
ये भी इस्लाम में कहीं मान्य नहीं है। इन बातों से संदेह पैदा होता है। वो कहीं ना कहीं हिंदू स्ट्रक्चर आप मानते हैं? हिंदू स्ट्रक्चर है। वर्ष 2015 में सिविल कोर्ट में ताजमहल को तेजोमहल मंदिर घोषित करने की याचिका दायर की गई थी। जिला जज ने याचिका खारिज कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ 2017 में केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिवाद पत्र दाखिल करते हुए ताजमहल में कोई मंदिर या शिवलिंग होने उसे तेजोमहल मानने से इनकार कर दिया था। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, ताजमहल को तेजो महालय करने पर बवाल मचा हुआ है। तो वाराणसी अब लिए चलते हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद पर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। कईयों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा कर बनवाया। अब बीजेपी के नेता संगीत सोम ने ज्ञानवापी को लेकर विवादित बयान दिया है। संगीत सोम ने कहा है कि 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी है। इसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर भी बवाल मचा है। ज्ञानवापी में सर्वे पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो इस बीच मथुरा की ईदगाह में भी सर्वे की मांग की जा रही है। क्या यूपी के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह बनने जा रहा है? अयोध्या में तो बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़कर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। अब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के केस में क्या होने वाला है? मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में सर्वे और वीडियोग्राफी पर कोर्ट में सुनवाई से पहले बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया। संगीत सोम ने कहा कि जो 92 में हुआ वो 22 में होगा, यानी मतलब साफ है 1992 में बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया था और अब ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद चल रहा है। लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप लोग कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तथाकथित मस्जिद है उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मैं जानता हूँ आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। संगीत सोम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। औरंगजेब जैसे लोगों ने ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी है। मुसलमान आक्रांताओं ने मंदिर तोड़कर जो मस्जिद को खड़ा किया था उसे वापस लेने का समय आ गया है। हम आपको बता दें कि इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का मामला गरमाया हुआ है। मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर अड़ा है। वहीं हिंदू पक्ष ने मस्जिद में सर्वे और वीडियोग्राफी कराने के लिए सक्षम अधिकारी को आदेश देने की मांग की। ऐसे में मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर को बदलने के लिए सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने आज कोई फैसला नहीं सुनाया। अब बुधवार यानी कल सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला होने के आसार हैं। प्रार्थना पत्र थे कि वैकेटिंग के अंदर जाकर कमीशन कार्रवाई करने, भूमिधार इत्यादि का कमीशन कार्रवाई करने के लिए मुझे एक सहयोग करने के आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया जाए। माननीय न्यायालय द्वारा इसके लिए बहस सुना गया। अब विपक्षी अंजुमन इंतजामिया इस पर कल सुनाने की तैयार हुई। तत्काल सुनाने में उन्होंने एक अर्जनमेंट दिया कि आज कार्रवाई इस पर न किया जाए, तो न्यायालय द्वारा कल के लिए रख लिया गया। तमाम आदेश कल होंगे। अंजुमन इंतजामिया द्वारा अपने वकील कमीशन चेंज करने के प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि माननीय न्यायालय स्वतः चल करके कमीशन की कार्रवाई करावे। इस पर हमारी भी सहमति सहर्ष थी, उभय पक्षी सहमति थी। माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक आश्वासन दिया गया कि अगर स्थिति ऐसी आती है, कोई संतुष्ट नहीं होता अन्य कमिश्नर से या अजय कुमार मिश्रा से, तो मैं स्वतः मौके पर चलूंगा। आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 7 मई को वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे के कोर्ट कमिश्नर को बदलने की याचिका डाली थी। इस याचिका पर आज तीसरे दिन दोपहर के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने सुनवाई की। सोमवार को इस मामले में कोर्ट के सम्मुख कोर्ट कमिश्नर और वादी पक्ष ने अपनी अपनी आपत्तियां प्रस्तुत की थी। ज्ञानवापी में सर्वे का इंतजार अभी बाकी है। मथुरा की ईदगाह पर भी विवाद जारी है। उधर कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट
और केशव देव बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस में सुनवाई होनी थी। मथुरा में वादी पक्ष का दावा है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद में कमल के निशान है, ओम और स्वास्तिक के निशान भी हैं। इसके अलावा मस्जिद में हिंदू कलाकृतियां हैं। ईदगाह मस्जिद के विरोध में अब तक 10 केस दायर हैं, जिनमें से एक अहम केस 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी है, जिसमें 10.9 एकड़ जमीन श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह के पास है। इन सभी मामलों में कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, आज तक। तो धर्म को लेकर मचे रण की खबर आपने देखी। अब आपको एक और खबर के बारे में बताते हैं जो सनसनीखेज है और पंजाब से आई है। सोमवार को पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ। यह हमला पंजाब पुलिस को खुला चैलेंज है। रॉकेट हमले के 24 घंटे बीत चुके हैं। अब तक की जांच में पंजाब पुलिस के हाथ क्या सुराग लगे हैं, क्यों पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया, हमले की साजिश का सच आखिर क्या है। पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्य दफ्तर पर हमला हुआ। चौंकाने वाली बात यह है कि हमला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुआ, यानी पूरी प्लानिंग के साथ बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो किसी भी सरकार की आंख, नाक, कान होता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है कि दूसरी एजेंसियों को खबर देना कि सावधान रहें, अलर्ट रहें। और यहाँ पर हमला इंटेलिजेंस ब्यूरो की बिल्डिंग पर हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, रात में शायद हम साफ से तस्वीरें नहीं दिखा पाए थे। ये जो तीसरी मंजिल आपको दिखाई दे रही है, जिसको एक व्हाइट कपड़े या फिर कागज से ढका गया है, दरअसल ये वो तीसरी मंजिल है जहां पर ये धमाका हुआ था। आरपीजी, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जिसको कहा जा रहा है। और हालांकि पंजाब पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। शुरुआती दौर में पंजाब पुलिस ने कहा कि यहां पर आतंकी हमला नहीं हुआ है और किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जब तस्वीरें आई तो उसमें साफ दिख रहा था कि ये जो हमला किया गया है वो आरपीजी ही है। और उसके बाद पंजाब पुलिस की तरफ से बयान आया कि यहां पर रखे विस्फोटक में ये ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जो कमरे की तस्वीरें हैं वो आप देख सकती हैं, उसमें साफ लग रहा है कि कमरा खाली था। हमले की जांच कई एंगल से की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच के बाद डीजीपी का खुलासा सनसनीखेज है। मतलब साजिश के तार सरहद पार से जुड़े हो सकते हैं। कल जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में, उसको लेके आज हमने एक मीटिंग की है। इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और जिला पुलिस के एसएसपी साहब और डीआईजी साहब। इस केस को फेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि रॉकेट लॉन्चर हमले में टीएनटी का इस्तेमाल करने वाला देश का दुश्मन कौन है। पंजाब के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए बम धमाके में पंजाब के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि इस धमाके में टीएनटी एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक ये वही जगह है। और वो सामने जो खिड़की आपको दिखाई दे रही है, यहां से आरपीजी लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में डीजीपी ने ये भी कहा है कि इस एक्सप्लोसिव को लॉन्च किया गया था। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी भारी सुरक्षा होते हुए इस इमारत की आखिर इतनी बड़ी साजिश को किसने अंजाम दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कई संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। पूछताछ के दौरान जो लीड मिली है उसके मुताबिक हमलावर स्विफ्ट कार में आए थे। जांच टीम अब पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मेरे पीछे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे की फुटेज आप देखिए कि इससे पूरा पीछे उसकी बिल्डिंग दिखाई देती है। ये पूरी जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये पंजाब ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है। और ये जो सड़क है, इस सड़क से जो साजिश करता है वो आए और गए हैं। और ये ठीक सामने की ये आप देखिए, इस पर पंजाब पुलिस का एक जवान आता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पंजाब पुलिस अब उन कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है जो इस साजिश के साथ जुड़ी हुई हैं। जसमीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपसे पंजाब पुलिस की टीम ने संपर्क किया? बिल्कुल करे जी। क्या कहते हैं? वो देख गए जी कैमरे वगैरह,
चेकिंग करके लेके गए पेन ड्राइव छुपा के। अच्छा, तो उसमें कुछ दिखाई दिया उनको? दिखाई तो उन्होंने पता है जानकारी जो कैमरे दे विच आई है गड्डियां गुड्डियां। एक सफेद गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, वो कैमरे च आ रही थी। खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हमला, पंजाब पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठा रहा है। सवाल ये भी है कि हमले के बाद पंजाब पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश क्यों की। ये थ्योरी दी गई कि किसी ने हाथ से इसको फेंक दिया, लेकिन ये संभव नहीं है। देखिए एक बार फिर से मैं वो इमारत आपको दिखा रहा हूँ। ये सड़क के साथ साथ आप चलिए, जहां पर पुलिसकर्मी खड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल वो जो बाउंड्री है, 4 दीवारी है, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की 4 दीवारी है और इस 4 दीवारी के साथ में तकरीबन 50 मीटर तक पार्किंग है, यानी कि जो अधिकारी यहां पर आते हैं, कर्मचारी यहां पर आते हैं, उनकी गाड़ियां पार्क होती हैं। दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, ये बिल्कुल हाईटेक है, क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है पूरे राज्य में बल्कि देश भर की जो सुरक्षा से जुड़े हुए अलर्ट है वो जारी करना। और यहाँ पर हाईटेक जो मशीनरी लगाई गई है, मैं इस बिल्डिंग के इमारत के अंदर कई बार गया हूँ। आपको जो है अंदर एंट्री करनी है, उसके लिए बाकायदा आपका फोटोग्राफ होता है, बायोमेट्रिक जो है आपके वो लिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से धमाका हुआ है वो कहीं ना कहीं साफ शब्दों में पंजाब पुलिस के लिए आने वाले समय का एक चैलेंज है। हमला रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हुआ। ये कोई छोटा मोटा हथियार नहीं है, ये दुनिया के कई देशों में आतंकियों के पास पहुंच चुका है। इसे सीरिया, इराक, अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया गया है। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से आतंकी बड़ी आसानी से टैंक पर हमला करते हैं। इसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बॉर्डर पार से साजिश को अंजाम दिया गया। अब पंजाब पुलिस के साथ साथ एनआईए की टीम ने हर एंगल से जांच करना शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर एनआईए और सेना के जो है अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, साथ में पंजाब पुलिस के तमाम आला अधिकारी हैं और ठीक उस जगह का मुआयना किया जा रहा है जहाँ पर ये धमाका हुआ था। और ठीक जैसे कि पंजाब के डीजीपी ने बताया था, टीएनटी एक्सप्लोसिव इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि जिस जगह पर ये धमाका हुआ है उसके ठीक सामने खाली पार्किंग है, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये धमाका इस आरपीजी जिसे कहा जा रहा है, इसको लॉन्च करने के लिए किस जगह का इस्तेमाल किया गया। मोहाली ब्लास्ट की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ली है। यह वही संगठन है जो किसान आंदोलन के दौरान भी पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हमले के पीछे खालिस्तानी कनेक्शन है? हालांकि जांच एजेंसियां किसी नतीजे से पहले पड़ताल पूरी कर लेना चाहती हैं। क्या इसके पीछे खालिस्तानी संगठनों का हाथ है या इसके पीछे गैंगस्टर्स का नेटवर्क एक्टिव है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ठीक 2 हफ्ते पहले चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल की बाउंड्री वॉल के बाहर भी एक पावरफुल आईडी बरामद किया गया था। उससे इस घटना से 3 दिन पहले ही करनाल में 4 आतंकवादियों को और जो कोरियर थे बीकेआई के, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आधा दर्जन और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और तरन तारण में 2.5 किलो के करीब आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो विस्फोटक है उनकी बरामदगी भी हो रही है लगातार। और ये संशय जताया जा रहा है कि सभी हथियार, गोला बारूद ड्रोन्स के जरिए गिराए जा रहे हैं। और ड्रोन्स की अगर बात करें तो 35 से ज्यादा तो पिछले साल ही ड्रोन्स की एंट्री पंजाब की सीमा में देखी गई थी, लगातार आ रहे हैं। अगर सीमाओं पर आप जाके देखें, लोगों से बात करें तो बताते हैं कि रात के समय ड्रोन्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। कल ही अजनाला में 10 किलो जो हेरोइन थी उसके पैकेट्स को लेकर एक ड्रोन आ रहा था, उसको भी नीचे मार गिराया गया। और कुल मिला के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, आतंकवादी हैं या फिर दूसरे इस तरह के उपद्रवी लोग हैं, वो शांति भंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि पंजाब की हाईली सेंसिटिव इस बिल्डिंग में एक आरपीजी फायर किया जाता है। जांच टीम खालिस्तान से लेकर आईएसआई के एंगल को खंगाल रही है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि यह हमला पंजाब पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी का साक्षात प्रमाण है। क्योंकि जब पुलिस का इंटेलिजेंस मुख्यालय सुरक्षित नहीं तो प्रदेश का क्या होगा। मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। तो अभी कुछ सुराग मिले हैं, अभी निष्कर्ष आना बाकी है कि किसने ये आतंकी हमला कराया है और क्या ये आतंकी हमला था। बहरहाल इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।